तो बेसिकली हमारा जो था कल तक हम वगैरह ये देख चुके थे, क्या नाम है, पेमेंट बैंक वगैरह, है ना, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना। तो ये तो अब कोई देखने की ऐसा जरूरत नहीं, इनके बीच में डिफरेंस भी देख लिया था, क्या है क्या नहीं है ना। बट मैं आपको एक चीज बोल रहा था कि अच्छा चलो एक वैसे ये बता देते हैं, एक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होती है, जैसे लाइक जैसे आप वो यूज करते हैं फोन पे, पेटीएम वगैरह, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का भी सिर्फ सिंपल वही काम है कि आप क्या करते हो, बेसिकली उसके थ्रू आप बार कोड स्कैन करते हैं, फिर वहां पे आप ओटीपी वगैरह आता है, स्कैन कोड करने के बाद फिर आप उससे ऑफिशियली वेरीफाइड कर देते हैं, फिर उसके बाद वो आपके पैसे वगैरह ये सारे कट जाते हैं, है ना। बेसिकली एक ऑनलाइन ऑनलाइन ऐप की तरह है ये, बट इसमें क्या होता है कि 100% इक्विटी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की है इसमें, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में वर्क करता है। रेगुलेट किसके द्वारा करा जाता है, आरबीआई के द्वारा, है ना। तो ये एक डेबिट कार्ड इशू नहीं करता है, बट क्विक रेस्पॉन्स कार्ड इशू करता है ये, है ना, ये चीज ध्यान रख लेना। और ये एक सिक्योर है बेसिकली, और इसका पासवर्ड वगैरह ये सारी, मतलब बेसिकली एक पेमेंट सिस्टम है, एक पेमेंट बैंक है बेसिकली। आपने देखा होगा ना, पोस्ट ऑफिस में पहले क्या खाते वगैरह भी खुलते थे, ये सारी चीजें होती थी, वहीं पे ही कुछ योजनाएं वगैरह वहां पे ही जाके वो कराना पड़ता था पूरा, है ना, प्रोसीजर वगैरह, कुछ लड़कियों से रिलेटेड भी अगर कोई स्कीम है तो वहीं पे जाके पोस्ट ऑफिस में जाके करते थे। तो सेम वैसे ही पेमेंट बैंक का भी एक एप्लीका है ना। तो वो सारी मतलब ऐप क्या बोल रहा हूँ, एक पेमेंट बैंक ही निकल के आई है, जस्ट लाइक जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है, तो उस तरीके से ये भी वर्क करती है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। बस इसमें जानने वाली चीज ये है कि 100% इक्विटी इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के पास में रेगुलेटरी आरबीआई के द्वारा करी जाती है। बाकी सब सेम प्रोसीजर हमने देखा ही है पेमेंट बैंक का, कैसा होता है कैसा नहीं होता है ना। तो ऐसा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगी अब, एक इस टाइम पे हम वो पढ़ देते हैं एनपीए वगैरह, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि इस चीज को हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, सरफासी एक्ट वगैरह कर लिया था, आईबीसी कर लिया था, ये सारी चीजें कर ली थी, बट मैंने वहां पे एनएआरसीएल, बैड बैंक और ये सारी चीजों का कंसेप्ट छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने बोला था कि इसको नेक्स्ट करेंगे जब हम बैंकिंग करेंगे, बैंकिंग के दौरान, क्योंकि लिंकेज वाली चीज है, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे बोल दिया था कि इसको तभी करेंगे, है ना। तो उसको आज करेंगे, आज का टॉपिक वही रहेगा, बेड बैंक बेसिकली दरअसल कैसे काम करता है, क्या चीज है, कैसा प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर अप्लाई होता है, क्या नहीं होता है ना। तो ठीक है, फिर उसको स्टार्ट करते हैं, एक मिनट बस में। है ना, तो बेड बैंक वाला ही स्टार्ट कर लेते हैं आज। बेड बैंक वाला क्या वो जरूरी भी है, उसमें हम, मैं पहले फ्रेमवर्क बता देता हूँ, इसमें हम क्या क्या देखेंगे। एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा फ्रेमवर्क जानना जरूरी है, कोई चीज पढ़ रहे हैं तो ना, कोई चीज अगर जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका वो नहीं पता है तो कैसे हम हो, कर पाएंगे वो चीज को, है ना। इफ अगर हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, हमको यही नहीं पता है कि ये इसका गियर है, ये इसका क्लच है, ये इसका ब्रेक है, ये इसकी रेस है ना, तो वो चीज मुश्किल हो जाती है फिर चलानी। तो से तो बेड बैंक, और एक डिफरेंस पढ़ेंगे किसके बीच में, NARCL के बीच में, कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है ना, रिलेशन क्या है, NARCL, NARCL और IDRCL के बीच में, मतलब बेसिकली ये थोड़ी सी टेक्निक इन द सेंस, इतनी टेक्निकल भी टर्म नहीं है बट है, कोई दिक्कत नहीं, इसको देखेंगे। नेशनल रिलेशनशिप किसके बीच में, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच में और इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी के बीच में क्या रिलेशन है। तो बेसिकली आज हम पूरा जो फोकस रहेगा बेड बैंक के उस पर रहेगा, और बेड बैंक ये सब खत्म करने के बाद फिर ये इसी को, मतलब इसी में टाइम लग जाएगा, इतना भी नहीं, 10-15 मिनट है शायद, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो ठीक है, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ये बेड बैंक का कंसेप्ट क्या है। देखो आपको शब्द सुनते ही समझ में आ रहा होगा बेड बैंक,
बैड इन द सेंस की कार बैंक आपके, बैड बैंक इन द सेंस की घटिया बैंक है ना, जो कुछ नहीं करती होगी, जो जो काफी अच्छे से डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को सर्व नहीं करती होगी, मतलब एक वैसी चीज आती है बैड बैंक, यानी कि गंदी, है ना। बट ये वो गंदी बैंक नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं। बैड बैंक दिमाग में डायरेक्ट आता है, बैड मतलब गंदा, बैंक जो हम जानते हैं, यानी कि गंदी ये बैंकों के गंदे को हटाती है। आप इसको ऐसा समझे, अभी डिटेल में जानेंगे, बट एक मैं सिंपली एक हाइपोथेटिकली चीज से बताना चाह रहा हूँ कि जस्ट लाइक पीएनबी है, ये पीएनबी के कचरे को साफ करके उसको देती है, मतलब जस्ट लाइक कि, मतलब मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ एक बेड बैंक को, अभी इसकी डिटेल में जाएंगे, लेकिन हाइपोथेटिकली जिससे समझ में आ जाए। मतलब पीएनबी की बैंक की एसी पे अगर धूल वगैरह लग गई है या खराब हो गई है या कुछ ऐसी चीज हो गई कि कोई उसको सही ही नहीं करके दे रहा है, तमाम उसने वो बुला लिए रिपेयर करने के लिए, है ना, बट कोई भी नहीं आया और किसी ने भी रिपेयर करके नहीं दिया, है ना। तो बेसिकली मान लो कि बेड बैंक का ही उसने इसकी ये सारी चीजों को साफ वगैरह करके उनको सौंप दिया कि ये रहा, और अब हमारा जितना भी इसमें खर्चा है, आप मान लो कि इन्होंने बता दिया कि 500 रुपये हमारा खर्चा है, 500 रुपये दे दो, हमने आपका ये सब चीजें सही कर दी है ना। ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो था। अब रियल टर्म में इसका मीनिंग समझते हैं, कनेक्शन बैठाने के लिए मैंने ऐसा वो करा। बैड बैंक का रियल टर्म्स में अब मीनिंग क्या आ जाता है, सेम वही है जो मैंने पीछे का समझाया है। पीएनबी है ना, हम क्योंकि पिछला चैप्टर हमने एनपीए का पढ़ा था, सारा बैंकिंग टर्म से रिलेटेड था, प्लस बैंकिंग तो हम पढ़ ही रहे हैं। पीएनबी का एनपीए हो गया है 11,000 करोड़ का, मान लेते हैं 11,000 करोड़ का उसका एनपीए हो गया है, वो उसको रिकवर नहीं हो रहा है, मतलब उसको कोई वापस ही नहीं दे रहा है। 11,000 करोड़ हो गए हैं, मान लो उसने जैसे तैसे करके 5,000 करोड़ रिकवर कर लिए, लेकिन 6,000 करोड़ रिकवर करने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, मतलब समझ लो कि वो नहीं हो पा रहा है उससे। तो अब बैड बैंक क्या करेगी, बैड बैंक का कंसेप्ट क्या है, बैड बैंक आएगी, वो बोलेगी कि जितना तुम्हारा एनपीए है उसको हम खरीदते हैं, और उसको खरीदने के बाद हम उसको रिकवर करेंगे, और रिकवर मतलब इन द सेंस आप ऐसे समझो, बैड बैंक आई, बैड बैंक ने पीएनबी को बोला कि जितना आपका एनपीए है वो आप हमें दे दीजिए, अब हम उसको अपने एंड पे रिकवर करेंगे। तो पीएनबी बोलती है तो भाई मेरे को सिक्योरिटी कैसे होगी कि तुम मेरे को रिकवर करके दोगे या कैसे दोगे। तो ये जो बैड बैंक है, अभी डिटेल्ड में अंदर जाएंगे, बट सिंपली इसको समझो कि कंसेप्ट क्या है। तो बैड बैंक क्या करती है, 15% कैश, इसको अभी देखेंगे कि क्या चीज कैसे कैसे देगा कैसे नहीं। तो बैड बैंक इसको 15% कैश और 85% की सिक्योरिटी ऐसी देता है कि ठीक है ये तुम अपने पास रखो, जब हम तुमको रिकवर करके देंगे तो जितना भी हमारे मैनेजमेंट में पैसा खर्च हुआ है A to Z 6,000 करोड़ को रिकवर करने में, वो आप हमको मैनेजमेंट का पैसा दे दीजिएगा, और बाकी ये रिसिप्ट वगैरह का वो वापस मिल जाती है, मतलब ऐसा समझो कि सिक्योरिटी के तौर पे वो उनको देते हैं, है ना। तो सिंपल वो बैड बैंक एनपीए लेती है किसी बैंक से, उसको रिकवर करके देती है, एक ऐसा समझ लो मीडिएटर का काम करता है बैड बैंक, इन द सेंस कि उसको उसके एनपीए को रिकवर करके दे रहा है वो, कि भाई तुम्हारा एनपीए मैं तुमको रिकवर करके देता हूँ, ठीक है। और जितना उसका पैसा खर्चा आता है बीच में वो अपना ले लेता है मैनेजमेंट टाइप से, एक तरीके से ऐसे मान लो। ये कंसेप्ट कोई नया नहीं है, ये पुराना कंसेप्ट है, ये यूएस में अडॉप्ट करा जा चुका है। मेलन बैंक करके थी, वो करती थी, 90s का कंसेप्ट है ये, बट इंडिया के लिए थोड़ा सा न्यू हो सकता है। मेलन बैंक करके थी यूएसए में, यूएसए, है ना, स्वीडन में ये कंसेप्ट था, स्वीडन में एक बैंक थी, वो भी यही काम करती थी, ऐसा नहीं है कि इट्स अ न्यू कंसेप्ट टू द वर्ल्ड, नहीं। 2016 और 17, हाँ 2016 और 17 के सर्वे में इस चीज को पहली बार प्रपोज करा गया था कि एक बैड बैंक करके कोई कंसेप्ट लेकर, मतलब बैड बैंक लेके आई जाए जिससे कि एनपीए को रिकवर करा जाए बेसिकली, है ना। और उन्होंने बोला कि इस बैड बैंक को हम क्या कहेंगे, पारा, पब्लिक एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। मतलब जो ये बैड बैंक है, इस बैड 2016 और 17 के इकोनॉमिक सर्वे में बैड बैंक का कंसेप्ट निकल के आया, और उस बैड बैंक को क्या बोलेंगे आगे चल के हम, पारा। उसमें ऐसा बोला गया पारा, पारा इन द सेंस क्या, पब्लिक एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी।
जो कि इन सब चीजों को करेगी और जो कि फुल्ली तरीके से ओन करी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करेगी, है ना। फिर बाद में ये प्रपोजल इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन वगैरह ने भी इसका प्रपोजल को आगे बढ़ाया, है ना। तो वो सारी चीजों से मतलब ऐसा नहीं कि नया कंसेप्ट है, ये पुराना ही है। 2016-17 में इकोनॉमिक सर्वे में ये सारी चीजों को बोल दिया गया था कि ऐसे ऐसे ये सब करते हैं। इतना आपको पता चला होगा कि बैड बैंक ये है, कैसे है, क्या नहीं है। सेकंड रुकिएगा, इफ अगर आपको कोई इशू हो तो आप बता देना आवाज वगैरह में, है ना। चलो इतना तो हमें समझ में आ जाता है कि बैड बैंक क्या है क्या नहीं है। अब एक बैड बैंक और एक NARCL होता है, ये हम काफी पढ़ते हैं बट कभी कभी ये चीज समझ में नहीं आती है कि ये है क्या क्या नहीं है ना। इसलिए मैंने NPA के टाइम पे ये चीज को छोड़ दिया था कि जिस टाइम पे हम बैंकिंग सिस्टम करेंगे उस टाइम पे इस चीज को देखेंगे। NARCL और बैड बैंक का तो हमने सिंपल वे में देख लिया कि बैड बैंक NPA वगैरह को रिकवर कर जो बैंक करती है उसको हम बैड बैंक बोलते हैं। और 2016-17 में बोला गया कि बैड बैंक जो होगी उसको PARA कहेंगे, पब्लिक एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। अब इनमें क्या डिफरेंस आता है? बैड बैंक को सिंपल डिफरेंस अगर देखें एक छोटे छोटे टर्म्स में ही देखेंगे। सिंपल क्या कि 2016-17 में इस कंसेप्ट को प्रपोज करा गया था इकोनॉमिक सर्वे में बैड बैंक वाले को, और जो कि फुल्ली तरीके से ऑन्ड करी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। GOVT में लिख देता हूं, ये गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप करी जाएगी और ऑन करी जाएगी। लेकिन NARCL क्या है? ये बैंक के द्वारा ही बैठाया जाएगा, ये बैंक के द्वारा ही चलाया जाएगा, उसको सेटअप ही बैंक करेगी। मतलब ऐसा समझ लो कि मैं बैंक हूं, मैं अपने ही स्तर पे कोई एक कमीशन एक अलग से बना देता हूँ कि भाई मेरे, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैं कोई बैंक हूं, मेरे अंदर में 10 कर्मचारी काम करते हैं और 2 जनों को मैंने ओनली ऑन NPA को रिकवरी के लिए लगा दिया, मैंने कमीशन बना दिया जिसका नाम NARCL दे दिया कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, है ना, वो नाम दे दिया। लेकिन बैड बैंक क्या है? बैड बैंक बैंक ने नहीं बनाया, उसको गवर्नमेंट बना के दे रही है आपको, है ना। मतलब मैं अपने स्तर पे नहीं बना रहा, मेरे को कोई और बना के दे रहा है, गवर्नमेंट बना के दे रही है, उसका मैं यूज कर सकता हूं अपने NPA को रिकवर करने के लिए, है ना। समझ लो एक और हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं कि जस्ट लाइक कि मैं जो हूं, मैं खाना खाने के लिए मतलब मैं अपने स्तर पे या तो मैं रोटी अपने घर पे बना लूंगा, लेकिन होटल की भी अवेलेबिलिटी है मेरे पास कि मैं होटल से भी जाके रोटी को लेके आ सकता हूँ, है ना। बट इफ अगर मैं अपने स्तर पे बना रहा हूँ तो उसको आप ऐसे समझ लो कि वो NARCL है। बट अगर कोई दूसरा मेरे को प्रोवाइडेशन कर रहा है उस चीज की और मैं उस चीज का यूज कर रहा हूँ, तो वो एक तरीके से वो बैड बैंक ऑन करी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब वो जो दूसरा होटल है वो एज अ किसी और के द्वारा प्रोवाइड है, मैं बट उसको यूज कर सकता हूँ अपने आप का पेट भरने के लिए, वहां से रोटी लेके आ सकता हूँ और मैं अपने उस पर भी बना सकता हूँ। सेम आपको समझ आया होगा कि NARCL क्या है कि इफ अगर बैंक अपने स्तर पे NPA को रिकवर करने के लिए कोई बॉडी सेटअप करती है, उस बॉडी का नाम क्या है? NARCL। और गवर्नमेंट इफ अगर बॉडी सेटअप करती है तो वो बैड बैंक कहलाती है ना। सिंपल मीनिंग में मैंने आपको इसका मतलब समझाया, और इससे ज्यादा मैं मतलब और ज्यादा सिंपल में मतलब नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ जितनी कोशिश थी मैंने उसको करा। और आई होप कि इतना बेसिक डिफरेंस तो जरूर समझ में आया होगा कि ये क्या है क्या नहीं है ना। अब ऐसा नहीं है कि NARCL कुछ अलग काम कर रही है, बैड बैंक कुछ अलग काम कर रही है, दोनों सेम काम कर रही हैं, है ना। दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा NARCL के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज NARCL सही मायनों में। अब ये कौन इसको ओन करता है, कैसे ये चलती है, क्या रेगुलेशन होती है, ये किस तरीके से NPA रिकवर करती है इफ ये बैंक के द्वारा चलाई जाती है, ये बेसिक डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। NARCL इतना हमको पता चल गया कि ये सिर्फ बैंक के स्तर पे बनता है, इसको केवल बैंक बनाती है अपने ही लिए, है ना। बैंक इसको खुद बनाती है, ठीक है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है ना, जैसे कि हम सबको पता ही है। ये रजिस्टर्ड होती है RBI के मतलब RBI के साथ किस प्रोविजन में? सरफासी एक्ट के अंदर, इसको ध्यान रखना। और सरफासी एक्ट हम देख चुके हैं
उसको रिपीट करने का मैं कोई सेंस नहीं समझता अभी, और आप लोगों को पता भी होगा। आरबीआई के थ्रू ये रजिस्टर्ड होती है किस प्रोविजन के अंदर, किस एक्ट के अंदर? सरफासी। और इस सरफासी एक्ट को हम देख चुके हैं, और इस सरफासी एक्ट को यहाँ मैं रिपीट नहीं करना प्रीफर करूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम काफी अच्छे से डिटेल में जाके उसको हमने करा है ना। और बेसिकली ये कंपनी एक्ट के अंदर में भी रजिस्टर्ड होती है, इसको ध्यान रखना। NARCL, ये रेगुलेशन वगैरह पूछ लेते हैं काफी अच्छे से, इफ अगर ध्यान नहीं है तो ये काम मतलब एक एक स्टेटमेंट में इफ अगर आप टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं तो उनमें भी आ जाता है ना। तो ध्यान रखना, NARCL आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होता है सरफासी एक्ट के अंदर, और ये कंपनी एक्ट के अंदर भी इनकॉर्पोरेट होता है ना। और इसको सर्टिफिकेट मिलता है बेसिकली रजिस्ट्रेशन, मतलब एक तरीके से रजिस्ट्रेशन का आरबीआई की तरफ से, कि वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है। अभी एक और चीज देखेंगे कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन और एसेट मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है ना। इसको ध्यान रखना, NARCL एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम करता है। अभी मैं बेसिक डिफरेंस बताऊंगा, बट ये अभी समझ लो कि ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन करता है। रिकंस्ट्रक्शन का आप ऐसा मतलब आप सिंपल वे में अभी वैसा हम आगे भी देखेंगे, मतलब रिकंस्ट्रक्शन का रिकंस्ट्रक्ट करता है, मतलब जस्ट मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी कनेक्ट मत करना इस चीज से, कि इफ अगर कोई पर्सन ने 10 लाख का लोन दिया है 5 लाख 5 साल के टेन्योर पे, बट वो नहीं दे पा रहा है, तो उसका मान लो लिमिट बढ़ा दी, 15 साल बढ़ा दी, कि 15 साल के अंदर आप दे सकते हो, हाँ ठीक है दे दूंगा मैं, है ना। वो वाला सिनेरियो मतलब वो करते हैं ना, रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं हम। एक हम फॉर्मूला भी करते हैं 5/25 का, वो भी हम देखेंगे आने वाले आगे जैसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, बट है ना। तो एआरसी को ये भी देखेंगे कि एआरसी क्या है, बट ध्यान रखना NARCL क्या करता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करता है। ये एसेट आपको पता ही होगा, इतना बेसिक में और जाने की जरूरत नहीं। जिस टाइम पे हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पे मैं बेसिक बेसिक चीजों को भी बता चुका हूँ कि क्या एसेट क्या लाइबिलिटी, हर एक चीज को, है ना। जितना मैं सिंपल लैंग्वेज में बता सकता हूँ उतने सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश भी करी थी, है ना। NARCL को बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा ओन करा जाता है। ये हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख रहे हैं, क्योंकि जब तक मैकेनिज्म नहीं पता होगा तो कैसे कर पाएंगे, जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि गाड़ी का इंजन के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे कैसे हैं, तो कैसे हम इंजन को खोल के दोबारा वो बांध पाएंगे, है ना। तो सिंपल वही। तो NARCL का देख लिया हमने कि ये आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होता है सरफासी एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है। ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। NARCL को ओन करा जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ, जिसको PSB हम बोल देते हैं। अभी देखेंगे कि इसमें कौन शेयर है कौन नहीं है। कैनरा बैंक इसका स्पॉन्सर है, जिसके 12% शेयर होल्डिंग है, मतलब बेसिकली अप टू 12% इसकी शेयर होल्डिंग है बेसिकली। और इतना आई थिंक आपको जानने की इसमें इतनी जरूरत है, और इससे ज्यादा ऐसा जितनी कोई इन्फॉर्मेशन मतलब मैं नहीं समझता कि और ज्यादा इसमें वो है, बट जितने काम की थी मैंने वो आपको बताई कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं है ना। अब एक IDRCL होता है ना, एक IDRCL होता है। ये टर्म्स को हम बेसिकली एक बाद में भी लिखेंगे कि हमने क्या क्या देखा क्या क्या नहीं, थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन होता है तो। एक IDRCL करके होता है, IDRCL, इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, है ना। ये भी एक एसेट मैनेज, ये क्या करता है देखना, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि NARCL एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम करता है, उस समय मैंने टर्म लिखी थी ARC। इसका भी डिफरेंस देखेंगे अभी। ये काम करता है एसेट को मैनेजमेंट का, ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये बेसिक डिफरेंस बहुत जरूरी है, आप इसको जरूर ध्यान रखना, मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर ध्यान रखें, है ना। इसके अंदर 51% ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर बैंक की होती है, लेकिन NARCL में पब्लिक सेक्टर बैंक की होती थी, इसको भी ध्यान रखना। 51% ओनरशिप प्राइवेट की होती है यार, प्राइवेट की होती है 51%, और उसमें PSB की होती है पब्लिक सेक्टर बैंक की, है ना। अब थोड़ा सा इन बस मतलब इतना ध्यान रखना, बस बेसिक डिफरेंस इसमें ये है, NARCL एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, IDRCL एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन और एसेट मैनेजमेंट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, फिर इसको थोड़ा सा खत्म कर लेंगे, है ना। 5-10 मिनट जितना भी हो रहा है ना।
ARC और AMC को देख लेते हैं। ARC AMC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ARC क्या करता है, वो बैड लोन्स को बैंक से लेता है और उसको ट्रांसफर करता है AMC को। मींस कि ARC ने बैड लोन्स को खरीदा, बैड बैड लोन्स इन द सेंस की NPA को खरीदा, किससे, बैंक से। बैंक से उसने खरीद लिया, ये ARC का काम है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। बैड लोन खरीदा किससे, बैंक से, और उसको ट्रांसफर किसको कर दिया, AMC को, कि अब आप इसको मैनेज करो। उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे कि किस तरीके से बैंक इनको करता है, तो इनको कैसे मिलता है रिटर्न वगैरह, उसका प्रोसीजर भी देखेंगे कि किस तरीके से NARCL या IDRCL बैड लोन्स को रिजोल्व करती है, बैड लोन्स के इशू को रिजोल्व करती है, वो भी पूरा मैकेनिज्म एक चार्ट के थ्रू देखेंगे। बट सिंपल अभी ध्यान रखना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैड लोन्स को बैंक से खरीदता है, उस बैड लोन को खरीदने के बाद AMC को दे देता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, है ना। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, उसका एक तरीके से उसको रिकवर करने के लिए, मतलब बेसिकली उसको रिकवर करती है, उसको रिकवर करने के लिए मतलब बेसिकली चाहे वो मतलब बेसिकली इन द सेंस कि उसका सेल कर देती है या रीस्ट्रक्चर कर देती है, रीस्ट्रक्चर इन द सेंस मैनेजमेंट, है ना। कि भाई मैंने आपको वो दिया था ना सिनेरियो की, मान लो कि एक पर्सन ने 1 लाख रुपए का लोन लिया, है ना, एक 1L का 1 लाख रुपए का लोन लिया और उसने 50,000 रुपए जमा कर दिए, बट इसका इंटरेस्ट कितना था, इसका इंटरेस्ट था 10%, 10% का इंटरेस्ट था। इसको हर महीने, मतलब हर महीने इतना होता नहीं है वैसा, हर महीने हाइपोथेटिकली 1 लाख रुपए पे इसे हर महीने 10,000 रुपए देने पड़ देते, बट 1 साल तक ये पैसे नहीं दे पाया, इसका 1,20,000 रुपए हो गया। तो अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करेगी, क्योंकि NPA में चला गया था, एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसको बोल देती कि एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सेटल डाउन करके इंटरेस्ट रेट कम कर लेते हैं, या बेसिकली या जो भी टेन्योर वगैरह उसमें, मतलब एक तरीके से वो रिकवर करने की पूरी कोशिश करते हैं उसको, लोन को, है ना। है ना, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसको जितने भी उसके प्रोफेशनल्स वगैरह हैं, जो भी जिसकी जिसमें एक्सपर्टीज वगैरह, उसको रिकवर करने में पूरा वो करते हैं, है ना, बैड लोन्स को, है ना। तो इतना आई थिंक थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे कि बैड जो बैंक है वो किस तरीके से NPA को सेल करती है, फिर NARCL का रोल यहाँ पे क्या आ जाता है, फिर IDRCL क्या करती है इफ NARCL का रोल आ जाता है ना। तो थोड़ा सा इसका इफ अगर मैकेनिज्म देखते हैं, है ना, मैकेनिज्म देख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान से देखना, मैं शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, है ना। लेकिन उससे पहले एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि ये 2 मिनट की चीज है, बट थोड़ा सा है इसमें। आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है, मुझे तो खुद नहीं पता चल रहा। अच्छा ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर देता हूँ। आ भी रही है कि नहीं आ रही है, ये बैंक है ना, ये बैंक हो गया। NARCL, NARCL, ये IDRCL हो गया, IDRCL, IDRCL हो गया। उसके बाद यहाँ से लोन को रिकवर होने के बाद ये डायरेक्टली यहाँ पे गया। अब बैंक ने NPA को सेल करा, किसको, NARCL को। एक चीज और लिख देता हूं मैं इसके नीचे, NARCL क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, IDRCL क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसको भी लिखना बहुत जरूरी है। अब ये जब मैं कोई चीज यार किसी चीज से खरीदूंगा, कुछ तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी ना, कि हाँ मैं ये थोड़ा बहुत कर दूंगा, इतना पैसा वगैरह, है ना। तो NARCL इसको कैश देता है, प्लस कुछ सिक्योरिटी रिसीप्ट देता है, SR लिख देता हूँ कि हाँ यार ये वो है। अब मैंने NPA तो ले लिया, अब उसका कुछ सिक्योरिटी वगैरह तो देनी पड़ेगी ना, उसका भी देखेंगे कितना कैश देता है कितना नहीं देता है, वो भी देखेंगे।
तो ये कैश और सिक्योरिटी रिसिप्ट देता है NARCL, जो इसने NPA खरीदा है किससे, बैंक से, है ना बेसिकली। अब NARCL क्या करता है अब NARCL क्या करता है, IDRCL को वो ट्रांसफर करता है। अब IDRCL उसको रिकवर करने के लिए क्या करता है, उस NPA को रिकवर करने के लिए या तो उसको रिस्ट्रक्चर कर देता है या उस एसेट को बेच देता है, सेल आउट कर देता है ना। मतलब जिस भी वे से उसने उस NPA को रिकवर करा हो, मतलब बेसिकली वो अपना एक्सपर्टाइज वगैरह वो सारा यूज करता है उस NPA को रिकवर करने के लिए। उसने वो NPA रिकवर करा, है ना। अब जितना पैसा उसने सिक्योरिटी रिसिप्ट वगैरह, मतलब अब जो उसने पैसा रिकवर कर लिया उसको बैंक को देना था, तो अपना मैनेजमेंट फी वगैरह डिडक्ट करने के बाद या जो भी उसने सिक्योरिटी रिसिप्ट वगैरह में अपना एज सिक्योरिटी पैसा रखा था या जो दिया था उसको डिडक्ट करता है ना, और वो फिर उसको लौटाता है। इफ अगर रिकवरी इफ अगर रिकवरी, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी रिसिप्ट दी गई वो मतलब वो जो सिक्योरिटी रिसिप्ट थी वो 500 करोड़ की थी, मान लेते हैं हम 500 करोड़ रुपए की वो सिक्योरिटी रिसिप्ट थी, है ना। 500 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी रिसिप्ट थी जो कि NARCL ने इसको दी थी। अब NARCL ने क्या करा था, जो बैड लोन खरीदा था बैंक से उसको ट्रांसफर कर दिया IDRCL को, क्योंकि ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इफ अगर इफ अगर मान लो कि जो रिकवरी अमाउंट है वो कम है सिक्योरिटी के उसमें, मतलब सिक्योरिटी के उसमें, मतलब मान लो कि ये 500 करोड़ रुपए की मैं सिक्योरिटी दे चुका हूँ, लेकिन जो अमाउंट रिकवर होके आई है वो 350 करोड़ रुपए होके आई है। तो वहां पे जो शॉर्टफॉल हुआ है ना, इफ रिकवरी लोअर होती है सिक्योरिटी रिसीप्ट अमाउंट से, तो गवर्नमेंट हैव टू प्रोवाइड शॉर्टफॉल, है ना। तो वो जो बेसिकली उसमें वो उसका एक कंसेप्ट, अभी थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इसके बारे में, अभी थोड़ा सा और मैकेनिज्म आएगा इसमें, तो उस टाइम पे और देख लेंगे कि गवर्नमेंट कैसे कैसे क्या इन्वॉल्वमेंट करती है। इफ अगर ये ज्यादा शॉर्टफॉल आ जाता है तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। बट अभी सिंपली इतना जान लो कि बैंक NARCL को अपना बैड लोन बेचता है, बैड लोन बेचने के बाद वो उसको कुछ कैश और सिक्योरिटी रिसिप्ट देता है NARCL उसको ट्रांसफर करता है IDRCL को, IDRCL वहां से रिकवर करता है पैसा, रिकवर करने के बाद जो उसका मैनेजमेंट फी वगैरह था उसको काटने के बाद या डिडक्ट करने के बाद वो पैसा बैंक को लौटा देता है। सिंपल ये मैकेनिज्म अभी ध्यान रखो, बाकी आगे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे।